गुड इवनिंग ऑल। चलो आ गए सभी। एंड आर वी रेडी फॉर टुडेज सेशन? आज का सेशन जैसे मैंने बताया था, इट विल बी कंक्लूडिंग सेशन। वी विल जस्ट ब्रश अप फ्यू कंसेप्ट्स। हम लोग कुछ कंसेप्ट्स जो है उसको जस्ट थोड़ा सा टच करेंगे, समझेंगे, क्योंकि मैंने इसके पहले जितनी चीज़ें पढ़ा दी है, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज सफिशियंट मोस्टली। जब भी आपको 11th 12th लेवल का कुछ करना है, बट ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोग इन कंसेप्ट्स को और डीपर लेवल तक अप्लाई करना चाहेंगे, इवन कंप्यूटर साइंस या फिर उनको क्रिप्टोग्राफी में यूज करना चाहेंगे। सो फॉर दैट रीजन इन टूडेज सेशन आई विल जस्ट आई मीन लेट यू नो अबाउट फ्यू मोर कंसेप्ट्स। अभी तक के सभी टेस्ट आपने दे दिए हैं क्या गाइस? So students, I would like to know if you have already attempted all the tests which were supposed. या कीर्तिराज, आपके तो रिजल्ट्स मिले मुझे। बाकी सब ने भी ध्यान में रखना, आई वुड लाइक यू टू अटेम्प्ट ऑल द 5 टेस्ट्स। अब एक चीज ध्यान में रखना, आज के सेशन के बाद, ओके प्रीतम, ट्राई टू कवर इट अप अर्ली एट द अर्लीएस्ट। रीजन मैं बता देता हूं, आज के सेशन के बाद देयर विल नॉट बी एनी टेस्ट डायरेक्टली। देर इज नो सिक्स्थ प्रैक्टिस असाइनमेंट और प्रैक्टिस टेस्ट। अब हमारा डायरेक्ट फाइनल टेस्ट होगा, और ये फाइनल टेस्ट मोस्टली परसों होगा, जो हमारा हमेशा का सेशन का टाइम रहता है उस टाइम पर ही लाइव होगा। सो डे आफ्टर टुमारो, दैट इज 26th of June at evening 6 o'clock, द टेस्ट विल बी लाइव एंड इट विल बी अ 1 hour टेस्ट, जिसमें यू विल हैव टू अप्लाई ऑल द कंसेप्ट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। सो ओके, सो मॉड्यूलर अरिथमेटिक 6 नंबर का लेक्चर हम लोग कर रहे हैं, और आज के लेक्चर में मैंने जानबूझकर चीजें पहले से लिख कर नहीं रखी हैं। मैं जैसे फिर से बता दूं, आज हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व नहीं करने वाले हैं। मैं कुछ आपको बस थियरी की कुछ चीजें बता देता हूं। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट मॉड्यूलर डिवीजन, ओके, या डिवीजन प्रॉपर्टी। आपको अब तक मैंने मॉड्यूलर एडिशन, मॉड्यूलर सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद में हमने मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन भी देख लिया कि हाउ टू यूज दोस कंसेप्ट्स टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स। आज हम लोग बात करते हैं कि सपोज आपको पहले मालूम है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन। A is congruent to B mod n. I hope you understand the meaning of this now. अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं। एंड आपको लगा कि you have to divide A and B by K, let's say. So if I divide, so A by K is congruent to B by K, then A by K is congruent to B by K mod. Now here it is not n, it is n divided by GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, यानी आप HCF भी बोलते हो इसको। सो GCD ऑफ N एंड K। ठीक है, इसका मतलब आप एक चीज समझ लेना, दैट इज इफ N एंड K आर रिलेटिव प्राइम्स या को प्राइम्स, देन हमें मिलेगा A बाई के इज कॉन्ग्रुएंट टू B बाई के मॉड N। क्यों? क्योंकि जब N और K को प्राइम्स होते हैं, देन GCD क्या बनता है N K का? 1। सो गाइज, आपको ये समझ में आ रहा है क्या? दिस विल बी द स्पेशल केस। दिस विल बी स्पेशल केस इफ अगर K और N को प्राइम्स है, देन ऐसा होता है। अदरवाइज आपको ध्यान में रखना है ये रूल, दिस इज द जनरल रूल। तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप याद में रखना चाहो तो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नाउ अगर हम ये लिखना चाहे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें मालूम है 42 is congruent to 12
mod, let's say I will write mod 10. Is it correct? 42 is congruent to 12 mod 10. यहां पर मैं a की वैल्यू 42 ले रहा हूं, b की वैल्यू 12 ले रहा हूं. राइट. ठीक है. अब गुड. ओके. अब आप देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 42 को डिवाइड किया तो यानी 42 को 10 से डिवाइड किया और 12 को 10 से डिवाइड किया तो दोनों भी केस में आपको 2 रिमाइंडर मिलेगा. सपोज मैं समझता हूं कि मुझे 3 से डिवाइड करना है, 3. ठीक है. तो आप देखो 42/3 कितना होता है. 42/3 14, right? Okay. And what is 12/3? 12/3 is 4. You can observe that 42/3 is congruent to 12/3 mod 10. यानी जो कॉन्ग्रुएंट 42 और 12 ने होल्ड किया था वही कॉन्ग्रुएंस 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 10 भी होल्ड करेगा. हैव यू ऑब्जर्व दिस टिल नाउ? क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? लेकिन अगर मैं 42 डिवाइडेड बाय 2 करूं तो इट इज 21 और 12 डिवाइडेड बाय 2 करूं so 6. so GCD of 10 and 2 will be 2. तो वो नहीं करना चाहिए. आई थिंक आई विल टेक 4. ओके. मैं 4 का एग्जाम्पल आपको बताता हूं. आई वॉन्ट टू शो यू वन एग्जाम्पल जहां पर ये होल्ड नहीं करेगा. लेकिन या सो सपोज मैं यहां पर 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा आप मुझे बताइए. अगर मैं 42/4 करता हूं तो ये 7 आएगा और 12/4 करता हूं तो 3 आएगा. अब मुझे बताइए 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 10. ये करेक्ट है क्या? इज इट ट्रू? नो, इट इज नॉट. क्योंकि आपको मालूम है कि 7 - 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 10. यस. ओके. तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया? आपने देखा कि जब आपको 3 से डिवाइड करना था तो आप कर पाए. लेकिन जब हमें 4 से डिवाइड करना था, मतलब हमें मालूम है कि 42 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 10, लेकिन हम 42 डिवाइडेड बाय 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू अरे हाँ सॉरी, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 42 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? ओ, आई थिंक मेरा एग्जाम्पल गलत हो गया. यस गाइज, थैंक यू. ये बहुत गंदी आदत है मेरी. कभी कभी मेरे कैलकुलेशन गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं तो काफ़ी सारा गड़बड़ शुरू हो जाता है. आई थिंक आई शुड टेक अनदर एग्जाम्पल देन. 6 से डिविजिबल है क्या दोनों नंबर्स? या 6. चलो, थैंक यू. 42 बाय हम लोग 6 से डिवाइड करके देखते हैं फिर. आर बोथ दीज नंबर्स डिविजिबल बाय 6? यस. ओके. सो 42/6 और 12/6. तो 42/6 कितना हुआ? 7. और 12/6 कितना हुआ? 2. करेक्ट? इज इट करेक्ट नाउ? ओके. अब मुझे बताइए, कैन वी डिवाइड दिस बाय 2? अगर मैं लिखता हूं 42/6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12/6 mod 10. रॉन्ग. अब आप 6 से डिवाइड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि यहां पर आपको 7 मिलेगा और यहां पर आपको 2 मिलेगा. वी नो दैट दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. ठीक है.
तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा है कि यहां पर मैं 3 से जब डिवाइड कर रहा हूं तब मैं डिवाइड कर पाया, लेकिन मैं जब 6 से डिवाइड करना चाहता हूं तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा क्यों? मैं आपको पूछ रहा हूं कि जब मैं 3 से डिवाइड करना चाहता हूं, मैं फिर से एक बार अपना ओरिजिनल ये लिख लेता हूं, 42 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉड 10। तो ऐसे केस में मैं ये लिख सकता हूं 42/2, सॉरी मैंने 2 किया था कि 3 किया था, 3, सॉरी, हाँ, 42/3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12/3 मॉड 10, ऐसा आएगा। लेकिन 42/6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12/6 नहीं आएगा। करेक्ट। अब आप लोग केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हो, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 3 और 10 को प्राइम्स है, लेकिन 6 एंड 10 आर नॉट को प्राइम्स। यप यप, वेरी गुड। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या करना चाहिए था, इन दोनों भी एग्जाम्पल में वी हैव टू डिवाइड। एक्चुअल में हम लोगों ने ये दोनों भी भूल जाना चाहिए, ठीक है, ये दोनों भी हम लोगों ने अवॉइड करना चाहिए, और हम लोग ये लिखेंगे 42/3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12/3 मॉड ऑफ 10 डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ 3 एंड 10। और यहां पर हमारा आएगा 42/6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12/6 मॉड ऑफ 10 अपॉन जीसीडी ऑफ 6 एंड 10। सो गाइज यहां पर हमें मालूम है कि जीसीडी ऑफ 3 एंड 10 कितना होता है, 1। तो हमें ये मिलता है 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 10, विच इज करेक्ट, क्योंकि यहां पर जीसीडी कितना हुआ, 1। और यहां पर जीसीडी कितना होगा सेकंड केस में? सेकंड केस में यहां पर जीसीडी कितना होगा? हियर जीसीडी इज 1 एंड हियर जीसीडी इज 2। तो इस केस में हमें मिल रहा है 42/6 विच इज 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 10/2 यानी 5। सो गाइज, क्या आप लोगों को अभी ये ध्यान में आ गया? ग्रेट। सो अभी आप सभी को ये ध्यान में आ गया होगा कि जीसीडी ऑफ एन के ये डिवाइड करना ध्यान में रखना। तो ये रूल ध्यान में रखने से अच्छा है कि ये बेसिक रूल ध्यान में रखें। सो a/k इज कॉन्ग्रुएंट टू b/k मॉड ऑफ n डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ n एंड k। n मतलब जो ऑलरेडी डिवाइड करने वाला था, और k जो हमने एक्स्ट्रा डिवाइड कर लिया है अभी दोनों नंबर्स को। सो गाइज, अब मेरा पहला क्वेश्चन तो आपको लोगों को ये रहेगा कि क्या डिवीजन की प्रॉपर्टी आपको ध्यान में आ चुकी है? क्या आपको डिवीजन प्रॉपर्टी ध्यान में आ चुकी है? इफ वी आर ओके विथ डिवीजन प्रॉपर्टी, देन आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड अगेन। ग्रेट। लिख लो, याद कर लो, जो भी करना है, ठीक है? ओके। सो मैं अभी इसके एग्जाम्पल्स नहीं लेने वाला हूं। जैसे मैंने बताया था आज के क्लास में, आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम कंसेप्ट्स टू यू। बहुत डिफिकल्ट वाले मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन कुछ हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे एक फेमस और थियरम है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कई बार काम में आता है, विच इज विल्सन्स थियरम। विल्सन्स थियरम ये स्टेट करता है कि फॉर नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1, एक नेचुरल नंबर है n ग्रेटर देन 1 इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -1 मॉड n। इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग मेरे ख्याल से आप सभी को मालूम है। इसका मतलब अगर प्राइम है तो ये होगा, और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो नंबर प्राइम होगा, ठीक है? सो एग्जांपल के तौर पर हम लोगों को एक प्राइम नंबर लेके देखना चाहिए और एक नॉन प्राइम नंबर लेके देखना चाहिए।
तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू, क्या बोला जा रहा है यहां पर. लेट यप अगर n की वैल्यू सपोज एक प्राइम वैल्यू लेते हैं, सपोज n 7 है, या फिर मेरे ख्याल से सबको इजी जाए इसके लिए मैं थोड़ा छोटा नंबर लेता हूं 5. n इज इक्वल टू अगर 5 है तो आपको मालूम है कि n माइनस 1 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 24. राइट. तो आपको ये प्रॉपर्टी ऐसी बता रही है कि अगर n प्राइम है मतलब ये 24 जो है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू, आई मीन कॉन्ग्रुएंट टू लिखना चाहिए क्योंकि -1 लिख रहा हूं मैं, कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 5. इज इट ट्रू? 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 5 यानी 24 माइनस -1 इज डिविजिबल बाय 5. ठीक है. तो ध्यान में रखो कोई नंबर n अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो n इज प्राइम पक्का, और प्राइम है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा. ठीक है. सो सपोज n इज इक्वल टू 6 लेके देखते हैं. अगर मैं n इज इक्वल टू 6 लेता हूं तो n माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज 6 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, एंड 5 फैक्टोरियल आई होप यू नो 5 इंटू 24 इट विल बी 120. लेट मी राइट 120 and let's check whether it is congruent to -1 mod 6. So I hope you understand this. It will be 121, right? मतलब 120 माइनस -1 तो 121 हो जाएगा, करेक्ट? So it will be 120 minus -1 is not divisible. या 120 mod 6 इज इक्वल टू 0, बट हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा. अगर n प्राइम है तो वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, और अगर n प्राइम नहीं है तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो गाइस इसका मतलब क्या, इसको मैं ना थोड़ा सा अब आपको आपके सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करता हूं, सो दैट दैट कैन स्टे विथ यू ऑलवेज. सो दूसरे वर्ड्स में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ओनली फॉर प्राइम नंबर n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाय n. ओनली फॉर प्राइम नंबर्स. ओके. तो कभी कभी क्या होता है ना, ये ओलंपियाड जैसे जो एग्जाम्स होते हैं, आपको मालूम है यहां पर मैथमेटिक्स की बहुत डीप लेवल की टेस्ट होती हैं. सो वहां पर हर प्रॉब्लम कुछ इतने सिंपल लेवल पे तो नहीं रहेगा कि जो शायद हमारे कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो जाए. सो समटाइम्स यू हैव टू यूज थियरम्स लाइक दिस टू फाइंड आउट वेदर लाइक एक सर्टेन नंबर जो है वो नंबर किसी से डिविजिबल है कि नहीं. ओके. सो गाइज आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द विल्सन्स थियरम नाउ? ये मैंने इसका एक सिंपलर फॉर्म आप लोगों के लिए बता दिया. कैन यू थिंक ऑफ द वेज जहां पर ये अप्लाई किया जा सके? कैन यू थिंक ऑफ द वेज जहां पर ये अप्लाई किया जा सके? ट्राई टू थिंक अबाउट इट. मैं आप लोगों से भी बात करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर बारे में कि हम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं. जैसे अभी आपको ये चीज मालूम रहेगी, सपोज मैं एक बहुत बड़ा प्राइम नंबर ले लूं, जैसे सपोज 37 आपको प्राइम मालूम है, करेक्ट? तो अगर आपको 36 फैक्टोरियल प्लस 1 ये 37 का मल्टीपल है कि नहीं, तो यस है. सो 36 फैक्टोरियल प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 37 फॉर श्योर. सो मुझे यह मालूम है कि 36 फैक्टोरियल प्लस 1 मॉड 37 इज इक्वल टू 0 ओनली बिकॉज सिंस 37 इज प्राइम. और वहीं पर मुझे यह भी मालूम है कि अगर मैं 35 फैक्टोरियल प्लस 1
मॉड 36 करता हूं तो आई एम श्योर इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा सिंस 36 इज नॉट प्राइम। गाइस थोड़ा सा ध्यान में रखना, इफ एंड ओनली इफ लिखा था इसलिए मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूं। सिर्फ इफ देन रहता है तो आपको मालूम है पहली चीज रही तो सेकंड होता है, लेकिन सेकंड फर्स्ट को इंप्लाई करेगा ऐसा जरूरी नहीं होता। यहां पर दोनों इंप्लीकेशन है, डबल इंप्लीकेशन है। इस थ्योरम के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। या 36 इज कंपोजिट, दैट इज नॉट प्राइम एंड दैट्स व्हाई दिस हैपेंड। एक ना इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये थ्योरम सबसे पहली बार जो बताया, ऐसे बोल रहे हैं हम लोग विल्सन्स थ्योरम, ये विल्सन्स थ्योरम विल्सन्स ने 18th सेंचुरी में बताया। विल्सन्स थ्योरम विल्सन ने ऑब्जर्व किया 18th सेंचुरी में, प्रूफ नहीं दिया था उसका। तो थोड़ा सा हिस्ट्री सुनना चाहोगे? वेरी शॉर्ट बिट जो आपको शायद अगर आप कहीं इंटरनेट पे सर्च करोगे तो इजीली मिल जाएगी, बट मैं स्टिल बताना चाहूंगा। एक्चुअली आपको ऑप्टिक्स का सेशन आप लोगों में से जिसने अटेंड किया था, प्लेन मिरर्स का एक मैंने सेशन लिया था, तब मैंने आपको इब्न अल हैथम करके एक नाम बताया था। इब्न अल हैथम इज वन ऑफ द ग्रेट, लेट्स से मेरे ख्याल से पर्शियन या अरब थे, आई एम नॉट दैट श्योर नाउ, लेकिन अरब या पर्शियन कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन ऑप्टिक्स में वगैरह किया है। और उनके साइंटिफिक मेथड्स, यानी इट इज वन ऑफ द नेम्स जो काफी फेमस होना चाहिए लेकिन हम लोग ज्यादा सुनते नहीं हैं। जैसे इंडियन नाम भी हम लोग कई बार देखते हैं कि ज्यादा यूज नहीं होते हैं, वैसा ही इनके साथ भी है। बट इन्होंने ये 10th सेंचुरी में ही बता दिया था। सो ये पर्टिकुलर जो रिजल्ट है, इट वाज नोन टू इब्न अल हैथम इन 10th सेंचुरी, राइट। और फिर 18th सेंचुरी में विल्सन ने बताया, लेकिन हम लोग अभी से विल्सन्स थ्योरम के नाम से जानते हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड उसी नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद में मेरे ख्याल से क्या बोलते, प्रूफ कई बाद में आया, इसका प्रूफ देने का काम कुछ और लोगों ने किया। सो ओके, दिस इज अबाउट विल्सन्स थ्योरम। हम लोग हिस्ट्री सिर्फ एक बार सुन लेते हैं, हम लोग अब हिस्ट्री को भूल के सिर्फ इतना सोचेंगे कि इस थ्योरम को हम यूज कैसे करेंगे व्हेनेवर इट कम्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो गाइज, विल्सन थ्योरम शायद नोट डाउन कर लेना चाहिए कुछ लोगों ने, अगर आपको करना है, या फिर आप सिर्फ नाम लिख लो और बाद में कहीं पर से पढ़कर उसको नोट डाउन कर लेना। अब मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूंगा फर्मैट्स लिटल थ्योरम के बारे में। वैसे अगर आपको मालूम है तो फर्मैट्स काफी फेमस मैथमेटिशियन था। फर्मैट्स का लास्ट थ्योरम तो काफी फेमस है। फर्मैट्स लास्ट थ्योरम ये वन ऑफ द मिलेनियम प्रॉब्लम्स था, शायद आपको मालूम है। 7 ऐसे प्रॉब्लम अनाउंस किए गए थे जिसमें से हर किसी के सॉल्यूशन के लिए 1 मिलियन का प्राइस था। उन्हीं में से एक फर्मैट्स लास्ट थ्योरम था, लिटल नहीं। ये लिटल थ्योरम काफी आसान है अगर हम लोग यहां पर बात करना चाहे। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट ऑफ द फर्मैट्स लिटल थ्योरम। सो फर्मैट्स लिटल थ्योरम हमें बताता है कि इफ P is prime number, then for any integer P, any integer A, number A to the power P minus A is integral multiple of P फॉर एनी इंटीजर। ठीक है, यानी हम लोगों को यह लिखना है कि a टू द पावर p माइनस a इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई मीन मॉड p इज इक्वल टू 0 इफ p इज प्राइम। a बिलोंग्स टू z, एनी इंटीजर। इसी को लिखना चाहूं तो आई कैन राइट a टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड p। एग्जाम्पल करके देखना चाहिए, ठीक है। सो 3 इज प्राइम नंबर, ठीक है। 3 इज प्राइम। सपोज हम लोग एक नंबर लेते हैं 4। सो 4 का क्यूब,
इज 64, राइट। अब आपको यह बोला गया है कि 4 to the power 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 3। तो हम करके देखते हैं। 64 माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर ये a कोई भी इंटीजर रहे, लेकिन पावर अगर उसका प्राइम है, पावर अगर उसका प्राइम है, राइट, और अगर आप उसको p से ही डिवाइड कर रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए a टू द पावर p एंड a आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो p। ठीक है। अब मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है ना। अगर आपको पूछा जाए 10 to the power 11 प्लस 20 to the power 11 प्लस 30 to the power 11 mod 11। अगर आपको पूछा जाए कि अगर आपने इस नंबर को 10 to the power 11 प्लस 20 to the power 11 प्लस 30 to the power 11 इसको आपने 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा। विल्सन्स थ्योरम हमें यह बताता है कि एज 11 इज प्राइम, तो 10 to the power 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 mod 11। क्या बताया गया हमें? a टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod p। ठीक है। सो इन दिस वे वी गेट कि हम लोग 10 टू द पावर 11 के जगह पर 10, 20 टू द पावर 11 के जगह पर 20 और 30 टू द पावर 11 के जगह पर 30 लिख सकते हैं। ध्यान में रखना, 11 के जगह पे अगर पावर 10 रहता, 11 के जगह पर अगर पावर 10 रहता तो आप ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 10 टू द पावर लेट्स से 2, ठीक है। सो क्या 10 टू द पावर 2 10, शायद मैं अगर मॉड 10 ले रहा हूं तो ओके, 10 टू द पावर 2 और 10 और इधर मैं बोलूं मॉड 6, ठीक है। ओके, यहां पर 6 लेना पड़ेगा, ये शायद ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मैं छोटा नंबर चाहता हूँ, चलो 4 कर लेता हूँ। सॉरी हाँ, 10 अवॉइड कर सकता था मैं गाइस। तो एक कोई नंबर जो आपको इजीली मालूम है ऐसा नंबर मैं लेना चाहता हूँ। सपोज मैं 4 टू द पावर लेट्स से 6 लेता हूँ और ये मैं चेक करना चाहता हूँ कि 4 mod 6 क्या ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड करेगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लिखना चाहता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 mod 6 की वैल्यू तो 4 आ गई। अब 4 टू द पावर 6, राइट, 4 टू द पावर 6 का मतलब कितना? 2 टू द पावर 12, इसकी वैल्यू 1024 इंटू 4 विच इज 4096। और अगर मैं 4096 को 6 से डिवाइड करना चाहूँ तो 6 6 36, यहाँ पर 4 आएगा, 49, 8 6 48, 1 बचेगा 16 एंड 6 2 12। अच्छा ये हो रहा है तो ओके, समटाइम्स ये हो जाता है क्योंकि इफ एंड ओनली इफ नहीं है, बट स्टिल यू विल हैव टू फाइंड आउट द वेज टू डू इट। मैंने एग्जाम्पल बना के नहीं रखा, बट यू कैन ऑलवेज क्रिएट सम एग्जाम्पल्स जहां पर ये होल्ड नहीं करेगा। तो गाइज विल यू रिमेंबर दिस कि ये कब होल्ड करता है? इफ p इज प्राइम। इफ p इज नॉट प्राइम देन इट विल नॉट होल्ड ऑलवेज। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर ऑलरेडी निकाल लिया है। दिस इज एक्चुअली 60 mod 11 और द फाइनल आंसर इज 5। ओके, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना, यानी कैसे आपको फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम हेल्प करता है, ये ध्यान में आ गया होगा। अगर सपोज इसी जगह पर मुझे ये पूछा जाता 10 to 10 प्लस 20 to द पावर 10 प्लस 30 to द पावर 10 mod 11, 10 to द पावर 10, 20 to द पावर 10
एंड 30 टू द पावर 10 मॉड 11, ये कितना आएगा? इसका एक सिंपल तरीका ये है कि गाइज आज मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं फास्ट चीजें बता रहा हूं। क्या यहां पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, a टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p? डिवीजन रूल यूज कर सकता हूं क्या मैं? कैन आई यूज डिवीजन रूल इन दिस वे टू राइट दिस? क्योंकि आपको मालूम है अगर मैं a से डिवाइड कर रहा हूं, यहां पर मैंने क्या किया, डिवाइड बाय a, तो यहां पर p के डिवाइडेड बाय में क्या आया होगा? I hope you have started thinking about this. A to the power p is congruent to a mod p. So a to the power p upon a is congruent to a upon a mod of p divided by GCD of a and p. GCD of a and p. Can you tell me what will be GCD of a and p? Can you tell me what will be GCD of a and p? GCD of a and p is equal to 1 because p is prime. Because p is prime, and that's why this rule is correct. Have you understood? Hello friends, please बताओ मुझे, have you understood this? क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगा तो ही मैं आगे जा पाऊंगा। हाँ बेटा ओम, मैं वही एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर नहीं प्राइम रहा तो ओके ठीक है। इसका मतलब अब आप लोग दो चीजें ध्यान में रख सकते हो, दिस वन एंड दिस वन, इफ पी इज प्राइम। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आई शुड ऐड वन पेज हियर एंड आप लोगों को बता दूं, इफ पी इज प्राइम then for any integer a to the power p is congruent to a mod p, that is a to the power p minus 1 is congruent to 1 mod p. A cannot be multiple of p, but a is multiple of p रहा, हाँ, देन इन दैट केस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा एंड यानी 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। ओके, इफ a इज द रेसिड्यू, लेट्स ऐड हियर, दिस इज ट्रू इफ a इज रेसिड्यू। Do you understand what is meant by residue? अगर a is multiple of p रहता तो देन ये होल्ड नहीं करता, हम लोगों को यहां पर p से डिवाइड कर देना पड़ता क्योंकि GCD p बन जाता। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि a is रेसिड्यू ले लो। रेसिड्यू मतलब क्या? रिमाइंडर, विच इज 0 लेस देन इक्वल टू a लेस देन p वाली केस ले लो। Okay, so guys, okay, Vaishnavi, have you understood this? I was thinking of this particular case, that's why I missed that particular point. So okay, thanks for adding and आप लोग अब इस तरीके से ध्यान में रखो, ठीक है? So in this case now you can understand 11 is prime
11 इज प्राइम, एंड देन आपके पास ये 10, 20, 30 ये जो है दे आर को प्राइम्स विथ 11. So it is simply 1 plus 1 plus 1 mod 11. तो आपका आंसर आने वाला है 3. ओके, सो एक बार और एक क्वेश्चन यहां पर मैं पूछने की कोशिश करता हूं. सपोज आपको ओके, let me ask this. 2 to the power 100 plus 3 to the power 100 plus 4 to the power 100 plus 5 to the power 100 mod p, यानी mod 7. सॉरी, मुझे 6 लिखना था और मैं 100 लिख बैठा. इतना बड़ा नंबर लेंगे तो फिर प्राइम चेक करने में टाइम लगेगा. चलो ये वाला कर लेते हैं. ओके, कैन यू टेल मी इसका आंसर? क्या मालूम है हमें? a टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p. यस, इसका आंसर कितना आएगा? 4. गुड. Okay guys, thank you. So this is how we can use Fermat's little theorem. इसको भी और डीप में डिस्कस किया जा सकता है, करना चाहिए, बट आई थिंक वो डिस्कशंस मैं अभी इस कोर्स में इंक्लूड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी कोर्स था. हम लोग इसको एक पर्टिकुलर लेवल पर जाके रोकना चाहते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा डर लगने से अच्छा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखें. तो फर्मैट्स लिटल थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोग अच्छे से याद रखोगे. कंफ्यूज मत होना. कभी कभी ऐसे थियरम्स यूज करते वक्त हम लोग गुड. अब जैसे देखो, आपको अगर सपोज कोई बड़े प्राइम नंबर्स मालूम है तो इसमें आप ऐसे प्रॉपर्टीज बना सकते हो. इसमें पता होना चाहिए पी प्राइम होना जरूरी है क्या? यस. ए प्राइम होना जरूरी है क्या? नो. ए प्राइम होना जरूरी नहीं है, पी प्राइम होना जरूरी है. फिर ए टू द पावर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड पी. इज इट ट्रू ऑलवेज? यस. लेकिन फिर ए टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p, ये ऑलवेज ट्रू होना जरूरी है क्या? राइट. तो यहां पर आप लोग ध्यान में रख सकते हो ए रेसिड्यू है कि नहीं उसके, यानी इसके लिए जरूरी है कि इफ ए इज नॉट डिविजिबल, ए इज नॉट डिविजिबल बाय p. ओके. नाउ यहां पर मैं थोड़ा सा अब एक चीज याद दिलाना चाहता हूं आप लोगों को. डू यू नो हाउ वी फाइंड जीसीडी ऑफ टू नंबर्स? जैसे अगर सपोज मैंने आपको बोला कि फाइंड जीसीडी ऑफ दो नंबर्स में लेता हूं 1819 and 3587 by Euclid's algorithm.
सो फ्रेंड्स, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपने जीसीडी निकालने के लिए यूक्लिड्स एल्गोरिदम फॉलो किया है इसके पहले? जीसीडी निकालने के लिए यूक्लिड्स एल्गोरिदम, यूक्लिडियन एल्गोरिदम आपने फॉलो किया है क्या इसके पहले? यस, आपने किया है, राइट। क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं कि जीसीडी ऑफ सपोज 3587 GCD of 3587 and 1819 इज एक्चुअली इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। लेट मी डिवाइड 3587 बाय 1819। सो आपको मालूम है वन टाइम ही करना पड़ेगा। सो 1819 सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? चलो सब्ट्रैक्शन एक बार अगर बता दे तो 17 एंड इधर 20 सब्ट्रैक्ट किया रहा था 67। इज द सब्ट्रैक्शन करेक्ट? ठीक है। सो हम लोग बोलते हैं कि दिस इज नाउ इक्वल टू जीसीडी ऑफ 1819 एंड 1768। इज इट करेक्ट? यूक्लिडियन एल्गोरिदम के हिसाब से मैंने करेक्ट चीज की क्या यहां पर? ओके मैं यहां पर इसका मतलब एक इक्वेशन यहां पर लिख के रखना चाहूंगा कि 3587 इज एक्चुअली इक्वल टू हम लोगों ने ये पता किया कि 3587 इज इक्वल टू 1 इंटू 1819 प्लस ये रिमाइंडर था 1768। अब आप क्या करते हो, अब हम डिवाइड करते हैं 1819 को 1768 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है कि 1819 यहाँ पर मुझे डिवीजन डायरेक्टली 1 आएगा इतना मालूम है, 1768 प्लस कितना होगा, राइट। सो ये 68 प्लस 32, 32 प्लस 19, is it correct? So this will be GCD of 1768 and 51। हम लोग रिमाइंडर के साथ में लेके चलते हैं। किसी को अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं ऐसे लगे तो बताते जाओ। देन हम लोग 1768 को 51 से डिवाइड करना चाहते हैं। सो 3 times, so we have 153, subtraction होगा 23 and we have 238 here। So then 5 4s are 204 and the remainder here 38 minus 4, it will be 34। सो यहां पर हमें क्या पता चला फिर कि 1768 इज इक्वल टू 34 इंटू 51 प्लस 34। तो अब हमें मालूम है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू जीसीडी ऑफ 51 एंड 34। अब फिर से ये ओरली होने वाली बात है, वी कैन राइट जीसीडी ऑफ 51 एंड 34 अगर हमें निकालना है तो इसका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे सीधा, तो आई थिंक 17 रिमाइंडर आएगा। सो 34 एंड 17। यस कीर्तिराज आपने करेक्ट बताया। अब जीसीडी 17 आ रहा है, हम लोग वहां तक पहुंच ही चुके हैं, राइट। बट मुझे ये लिखना ज़रूरी लग रहा है कि आई विल राइट 51 इज इक्वल टू देन 1 इंटू 34, सो 1 इंटू 34 प्लस 17। अब हम लोग जीसीडी ऑफ इन दोनों नंबर्स का निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर होगा
34 एंड 34 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा 17, ये 17 प्लस हियर 0, इसलिए आपको मालूम है कि 17 इज द जीसीडी। गाइस ये जीसीडी निकालने का तरीका करेक्ट था क्या? क्या ये जीसीडी निकालने का यूक्लिडियन अल्गोरिदम आपको पहले से मालूम था एंड इज इट द वे यू डू इट? ओके गुड। सो बिकॉज व्हाट हैपेंड इज कि मुझे अब ये यूक्लिडियन अल्गोरिदम आपको अगली एक चीज जो है वो सिखाने के लिए यूज करना है क्विकली। अभी जो मैं आगे का पोर्शन बता रहा हूं, यप, सीएस में आप करते हो बेटा, सीएस में ये क्रिप्टोग्राफी में बहुत जरूरी चीज होती है, ठीक है, गुड। सो अब मैं आपको बताना चाहूंगा मॉड्यूलर इनवर्स, ठीक है, मॉड्यूलर इनवर्स या मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा बोलेंगे हम उसे। मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके। सो मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए ध्यान में रखो, ओके, अगर सपोज ए एक्स इज इक्वल टू 1 मॉड एम, ठीक है, अगर a इंटू एक्स, क्या हुआ कितना अभी आ रहा है आवाज, इफ a इंटू एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड m, ऐसा होता है तो व्हाट वी से इज a इज, तो या फिर x इज, आई थिंक क्या कर दिया है मैंने, हेलो 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 हेलो, ओके लेट मी चेक हेलो हेलो, अब ठीक है, ठीक है। एक्चुअली ना बेटा मैं थोड़ा सा नया डिवाइस यूज कर रहा हूँ ना, तो उसका प्रैक्टिस होने का है मेरा, तो आई कैन, कभी कभी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है 1-2 दिन में, ठीक है। चलो, अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इज मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, ठीक है। सो x इज मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो ये भी ध्यान में रखना, विथ रिस्पेक्ट टू मॉड m, क्योंकि ये इनवर्स जो है वो m के विथ रिस्पेक्ट टू बताना भी जरूरी होता है, ओके। अब आपको सपोज एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड मॉड्यूलर इनवर्स ऑफ, find modular inverse of, let's say there is some number 15, find modular inverse of 15 with respect to mod 6, यानी हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है 15 इंटू एक्स शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 6। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ऐसा सिंगल नंबर एक्स तो नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पर कॉन्ग्रुएंट की बात हो रही है, तो हम उसमें से x की कौन सी वैल्यू लेंगे, हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो 0 और 6 के बीच में है, तो ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करने की हमें कोशिश करनी रहेगी।
इसका मतलब ये भी होता है, ओके, इसका मतलब ये भी है कि आपको 15x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 6। सो आई कैन राइट, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं देखना, 15x माइनस 1 इज एक्चुअली इक्वल टू सम इंटीजर इंटू 6। सपोज मैं इंटीजर को माइनस वाई लिखता हूं, माइनस वाई सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि देखने में अच्छा लगे। सो 15x प्लस 6y ओके, ये हम लोग चाहते हैं कि दैट शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू मॉड, यानी 1 मॉड 6, इस तरीके से हम लोग बात करना चाहते हैं। सो गाइज एक काम करते हैं, आसान जाए इसके लिए मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के जगह पर एक और प्रॉब्लम जो मैंने थोड़ा सा डिसाइड करके रखा था आप लोगों के लिए, उसे सॉल्व करेंगे। अगर सपोज ओके, लेट मी जस्ट चेक 2-3 प्रॉब्लम्स में से कौन सा करना है। ओके, तो एक दूसरा प्रॉब्लम हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसके पहले वाले ही दोनों नंबर लेके। ये दो नंबर्स थोड़ा सा ध्यान में रखिए, 1819 एंड 3587। is equal to 17, their GCD. Okay, where is the question? Okay, so find integers x and y. Find the integers x and y such that x into 1819 plus y into 3587 is equal to 17, यानी GCD. So this is the question we want to solve. गाइस क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लो अब ठीक से, मैंने लिख लिया है। ओके, वी वांट टू फाइंड टू नंबर्स x एंड y such that x into 1819 plus y into 3587 is equal to 17. ऑब्वियसली आपको ध्यान में आ रहा होगा कि as it is the single equation you can have multiple solutions of x and y. बट इसे सॉल्व करने का एक तरीका ऑलरेडी हमारे पास छुपा है, विच इज हियर। यूक्लिडियन अल्गोरिदम से ये पर्टिकुलर चीज आप लोगों ने ऑलरेडी कर ली थी। डू यू रिमेंबर दिस? ये सॉल्यूशन हमने थोड़ी देर पहले किया था यूक्लिडियन अल्गोरिदम से, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। इसमें से इसमें से जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखा था, ये आपको इक्वेशंस याद है। इनमें से हर इक्वेशन को सिर्फ लास्ट वाला छोड़ के, ठीक है, ये लास्ट वाला छोड़ के हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, आई विल राइट 1768 is equal to 3587 minus 1 into 1819. Is it correct to write this? सिर्फ देख लो कि कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं। 51 कैन बी रिटर्न एज 1819 minus 1 into 1768. Then I can write 34 is equal to 17
गाइस मेरा कुछ गलती हुई थी क्या? यहाँ पर रिमाइंडर 34 कैसे क्या रहा था? ये 34 इंटू 52 यही पर हो रहा था ना? सॉरी, मैं 51 से डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर 34 आ सकता है, सॉरी। ओके, सो 1768 माइनस 34 इंटू 51. Okay, and then here we have 17 is equal to 51 minus 1 into 34. ठीक है, ये चीज ध्यान में आ गई सभी को यहां तक? ये लिखने के बाद मैं इसे मिटा देता हूं। आपने देखा होगा मैंने जो यूक्लिडियन हमारा कैलकुलेशन था, ठीक है, उसमें हर टर्म को रिमाइंडर इज इक्वल टू लिखा। जो डिवीजन था उनमें से हर किसी को किस फॉर्म में लिखा? इस फॉर्म में लिख दिया है, रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस कोशंट इनटू डिवाइजर। इस फॉर्म में मैंने हर किसी को लिख लिया। अब यहां से शुरू करते हैं। लेट्स राइट 17 इज इक्वल टू 51 माइनस 1 इंटू 34। 51 माइनस 1 इंटू 34। ठीक है, यहां तक ठीक है क्या? ये ओरिजिनल इक्वेशन लिखा है, ध्यान में आया? यहां पर मैं केयरफुली अटेंशन चाहूंगा सबका। ये टर्म मैंने एज इट इज लिख ली। ओके, अब इसमें 34 की वैल्यू इसके ऊपर वाले इक्वेशन से लिखो। सो वी विल हैव टू राइट 17 इज इक्वल टू 51 माइनस 1 इंटू 1768 माइनस 34 इंटू 51 माइनस 34 इंटू 51। ठीक है, सो ये होगा 51 माइनस ऑफ माइनस प्लस 34 इंटू 51 माइनस 1 इंटू 1768। 1 है मतलब एक्चुअली 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं 1768 लिख लेता हूं। सो वी गेट इट इज 37 इंटू 51 माइनस 1768। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें 51 की वैल्यू यहां से लिखना है। सो 51 की वैल्यू और ऊपर से लिखेंगे तो इट विल बी 37 इंटू, आप सभी को मुझे हेल्प करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशंस वगैरह आएंगे। 1819 माइनस 1 इंटू 1768 माइनस 1768। अरे हाँ, 34 प्लस 1 मैंने 37 कर दिया ना। चलो 35 था, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 35। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। 17 इंटू, अब ये क्या होगा, 35 इंटू 1819, 35 इंटू 1819, लेकिन ये साथ में क्या हो रहा है आप देखो, माइनस ऑफ 35 माइनस 1, इट इज माइनस 36 इंटू 1768। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ये 35 इंटू यहां पर माइनस 35 और इधर एक माइनस 1, तो माइनस 36 इंटू 1768 हो गया। लेकिन फिर ये 1768 जो है इसको और लिख सकते हैं हम लोग।
ओके, तो फिर ये होता है 17 इज इक्वल टू 35 इंटू 1819 माइनस 36 इंटू ये 1768 को हम लोग लिखेंगे 3587 माइनस 1 इंटू 1819, सो दैट बिकम्स, यहां पर केयरफुली देख लेना 1819 का मल्टीपल क्या आने वाला है। 1819 का मल्टीपल आ रहा है 35 प्लस 36 यानी 71 माइनस 36 इंटू 3587 एंड इसकी वैल्यू है 17। सो गाइज, हमने ये जो अभी अभी फाइंड आउट किया इसको केयरफुली याद रख के मेरे साथ लिखेंगे या फिर हम लोग वापस भी आ सकते हैं। 71 इंटू 1819, सॉरी 71 इंटू 1819 माइनस 36 इंटू 3587 is equal to 17. Have you understood this? इसका मतलब हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है, हेंस x इज इक्वल टू 71 एंड y इज इक्वल टू माइनस 36।